हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता रहता हूं। शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 1 जनवरी 2013 है। और इस फंड को देखा जाए तो 11.6 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.6 ईयर्स में तो 23.22% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 11.6 ईयर्स में तो 21.58% तक का रिटर्न है। मतलब इसने ऑल टाइम में देखा जाए तो इसने अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न नहीं दे पाया है। मतलब कैटेगरी से 1 या 2% से पीछे रह गया है। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे 21% तक का मैसिव रिटर्न है कंटिन्यूअसली हर साल देना, और वो भी 11.6 ईयर्स तक, ये अपने आप में भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हैं कैटेगरी से। तो यहाँ पे रिटर्न कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी हो जाता है अगर ऑल टाइम में देखा जाए। तो यहाँ पे कैटेगरी रिटर्न देखिए 5 ईयर्स में तो 32.27% तक का रिटर्न। लेकिन इस फंड का अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखे तो 27.48% तक का रिटर्न है। मतलब इसने 5 ईयर्स में भी अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न नहीं दे पाया है। 5% से पीछे रह गया है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 1,000 रुपए आपने इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता 10 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और आपका 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 4,32,000 रुपीज में। मतलब यहाँ पे जो आपका पैसा है वो 3 गुना से ज्यादा हो गया है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत, क्यों यहाँ पे लोग कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। मतलब यहाँ पे भले ही कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दे पाया, लेकिन तब भी आप इसको एक मैसिव रिटर्न मान सकते हैं। मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट ना करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज 10 ईयर्स में, और आपको 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,96,000 रुपीज, मतलब 2 लाख के करीब करीब आपका पैसा बन गया होता। तो पैसा यहाँ पे जो पैसा आपका डबल नहीं होता, डबल से भी कम हुआ होता। तो देख पा रहे कि मतलब इन्वेस्टमेंट का और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा बन जा रहा है। मान लीजिए आपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी पे किया होता तो अमाउंट डिपॉजिट होता 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता 1,74,000 रुपीज में 10 ईयर्स में। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो कि मतलब गोल्ड से मतलब एफडी से बेटर तो गोल्ड ही है। गोल्ड ने थोड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन इस फंड ने तो यार बहुत छप्पर फाड़ के आपको रिटर्न दिया दे रखा है। भले इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको मैसिव रिटर्न ही मान सकते हैं। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे अबव एवरेज माना जाएगा। और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो हाई रिस्क रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क हाई है। क्यों? यहाँ पे मैं आपको रिस्क और रिटर्न रेशियो में आपको बताने वाला हूँ फिर कैटेगरी के साथ कंपेयर करके। तो यहाँ पे बीटा की बात करें तो देखिए, आप रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें 3 ईयर्स के हिसाब से लास्ट 3 ईयर्स में, तो बीटा अगर आप देखें इस फंड का तो 0.85 है। लेकिन कैटेगरी का देखें तो 0.8 है। तो बीटा बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो वॉलेटिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, तो आपको इस बीटा से ही पता चलता है। तो यहाँ पे बीटा देखा जाए तो कैटेगरी से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि कैटेगरी से देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न तो है ही नहीं, और ऊपर से बीटा भी कैटेगरी से हाई है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वॉलिडिटी है वो कम होना चाहिए, तभी आपका रिटर्न जो है वो तब कम होता है। लेकिन यहाँ पे वॉलिडिटी ज्यादा है कैटेगरी से, और रिटर्न भी आपको कम मिल रहा है कैटेगरी से, तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है। देखिए दूसरा बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी जो है वो 15.8 है इस फंड का, और कैटेगरी का देखा जाए तो 15.33 है। तो देखा जाए एक चीज आप देख पा रहे हैं कि मतलब कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है भले ही, लेकिन रिटर्न भी कम है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए इस फंड का आपका 20% तक का एवरेज रिटर्न है, स्टैंडर्ड डिविएशन 15.8 है, तो 20 प्लस 15.8 कर दीजिए, मतलब आपको इस साल 35.8% तक का रिटर्न मिल सकता है। या फिर आप 20% से -15.8 कर दीजिए, तो आपका मतलब लगभग लगा दीजिए 4% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो चीज है, मतलब एवरेज रिटर्न का प्लस इतना कर दीजिए, एवरेज रिटर्न का माइनस इतना कर दीजिए, तो आपको ये स्टैंडर्ड डिविएशन पता चलता है इससे। तो यहाँ पे अगर आप देखे जाए जितना कम हो तो ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 15.33 कैटेगरी का और इसका 15.8 है, तो ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखे जाए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न भी नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैटेगरी से ज्यादा है, और यहाँ पे आपका बीटा भी है वो भी ज्यादा है। तो देखा जाए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा डेफिनेटली। अब यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे एस आई पी करना चाहते हैं तो आप 100 रुपीज से मिनिमम एस आई पी कर सकते हैं।
मतलब और अगर आप लमसम करना चाहते हैं, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप 100 रुपीज से वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 100 रुपीज से वो इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। अब लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं। अब यहाँ पे एईएम साइज की बात करें तो बेसिकली एईएम साइज क्या होता है कि आपको पता चलता है इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो इसमें अगर मान लीजिए एईएम साइज आपका ज्यादा रहता है तो प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है, और एईएम साइज अगर कम रहता है तो वहां पे क्या है, आपको डर रहता है कि यार यहाँ पे ये एक वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, पैसा फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कम लोग इन्वेस्टेड है तो ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका एलआईसी का म्यूचुअल फंड्स है, उसमें अगर आप देखें तो एम साइज बहुत कम है, मतलब 160 करोड़ रुपीस तक है, 200 करोड़ रुपीस तक है, और वो भी मतलब फंड को 5 या 6 साल हो चुके हैं, इतना पुराना फंड हो चुका है, तब भी इसका एम साइज कम है, तो लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे, तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको डर रहता है, यही थोड़ा एक पार्शियल इम्पैक्ट पड़ता है ईएम साइज का। तो एम साइज की बात करें तो 33,182 करोड़ रुपीस है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि आपका जो एम साइज होना चाहिए वो 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में होना चाहिए, अगर आपका पूरा अगर फंड 10 साल से पुराना है, मतलब 10 साल से 15 साल के बीच में। तो यहाँ पे एम साइज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो एम साइज में यहाँ पे कुछ मैं ज्यादा नेगेटिव ना तो पॉजिटिव फीडबैक, दोनों में बराबर, इसको बराबर का ही मानूंगा, कोई ज्यादा खराब नहीं है। और दूसरी बात ये बात करें, देखिए एम साइज ज्यादा हो ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टेड है तो पैसा डूबेगा, लेकिन फंड मैनेजर को कभी कभी मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, कई बार बोलेंगे कि यार एसआईपी बंद करवा देते, कई बार लमसम बंद करवा देते, लेकिन फंड एम साइज अगर ज्यादा हो ना तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, अच्छा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उससे आप देखिए 60,000 करोड़ रुपीज के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये जो एम साइज है एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि एक प्रॉपर मार्जिन अगर फॉलो करते हैं ना, मतलब 10,000 करोड़ रुपीज से 30,000 करोड़ रुपीज, वो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, देखिए दिमाग तो आप लगा नहीं रहे, दिमाग जो लगाते हैं वो फंड मैनेजर ही लगाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको एक फीस देनी पड़ती है, मतलब मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है, तो वो जो होता है आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। तो ये 1% से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.64% है, तो ठीक ठाक हम मान सकते हैं, क्योंकि देखिए 1% अगर होता है ना तो वो लॉन्ग टर्म में आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। मैं तो बोलता हूँ 0.7% से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं 0.7% से नीचे 0.64% है, तो मैं इसे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने इस यूनिट को हेल्ड करके रखा 1 साल से कम में और आपने सेल कर दिया 1 साल से कम में, तो आपको 20% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करिए तो 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये बड़ा है, पहले 15% था, तो ये बढ़ के 20% हो गया है, 20% आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो, और मान लीजिए आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड करके रख लिया, उसके बाद सेल करा, प्रॉफिट बुकिंग करी, तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, बशर्ते आपका 1,25,000 रुपीज तक का प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो तभी आपको देना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने ऐसे दे दिया, ये नहीं होगा। और अब मान लीजिए आपने 1 साल से, अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले ही आपने सेल कर दिया और आपको 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब उससे मेन बात पे आते हैं, वो है आपका मार्केट कैपिटल। इस पर्टिकुलर फंड का मार्केट कैपिटल क्या है, तो देखते हैं कि जो मिड कैप है उसमें 8.82% तक का एलोकेशन है, और स्मॉल कैप में देखा जाए तो 77.79% तक एलोकेशन। तो डेफिनेटली देखिए स्मॉल कैप फंड में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड ही है, तो स्मॉल कैप सेक्टर या फिर स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनका रहेगा ही रहेगा। लार्ज कैप में देखा जाए तो 4.78% तक का एलोकेशन है, और अदर्स में देखा जाए 8% तक का एलोकेशन है। तो देखा जाए तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से ठीक ठाक है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत रिस्क कम करने के लिए इन्होंने मतलब अदर्स, मतलब मान लीजिए कैश या फिर डेब्ट में 8% तक का एलोकेशन कर रखा है, लार्ज कैप में 4.78% और मिड कैप में 8.82% है। डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड ज्यादातर रिस्की होते हैं, तो ये डेफिनेटली एक रिस्की फंड है, तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपको कम रिस्क देखने को मिलेगा, तो रिस्क यहाँ पे ज्यादा बनेगा ही और रिटर्न भी ज्यादा बनेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बुरी बात है कि इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दिया है, और रिस्क भी कैटेगरी से ज्यादा लिया है। तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात इस फंड की मुझे लगी है। लेकिन आगे देखते हैं कि यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन क्या है इसका। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 14.27% तक एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल्स में 26.24% तक एलोकेशन है,
कंज्यूमर साइक्लिकल में 19.41% का एलोकेशन है, बेसिक मेटेरियल्स में 5.36% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 12.65% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15.06% का एलोकेशन है, उसके बाद कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.42% का एलोकेशन है, और लास्ट में आपका हो गया कम्युनिकेशन सर्विसेज में सिर्फ 3.12% का एलोकेशन है। तो यहाँ पे अगर एलोकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कुछ कुछ फंड्स है, जैसे मैं कुछ कुछ सेक्टर्स है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, कंज्यूमर साइकिल हो गया, हेल्थ केयर हो गया और आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया। ये जो 5 सेक्टर है ना, अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देते तो ये पर्टिकुलर फंड भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में सेक्टर के बेसिस में एक अच्छा खासा फंड है, मैं आपको बोलूं डाइवर्सिफिकेशन एकदम ठीक-ठाक हो रखा है। जो मैंने क्योंकि मैंने एक क्राइटेरिया सेट करके जो 5 सेक्टर है ना, उनमें करीब-करीब 10 टू 20% के बीच में इनका मतलब डाइवर्सिफाई होके इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा खासा सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे एकदम परफेक्टली सेक्टरल एलोकेशन हो रखा है। यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो एक है फंड मैनेजर, उनका नाम है चिराग सेतलवाड़। इनका एक्सपीरियंस देखा जाए तो 10.10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप इसे क्या कि इनकी हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा है। मतलब इनकी हिस्ट्री ट्रैक करके आप पता लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो आपकी रिसर्च के मामले में एकदम बढ़िया रहता है अगर एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होते हैं तो। दूसरे फंड मैनेजर है वो आपका ध्रुव मुच्छल, उनका एक्सपीरियंस है 1.11 इयर्स के। तो देखा जाए एक्सपीरियंस के मामले में दोनों के दोनों फंड मैनेजर को मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है। रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे इसकी रेटिंग मैं आपको 3 आउट ऑफ 5 ही दूंगा। रीजन ये देखिए, रिटर्न मैसिव दिया है। आप बोलेंगे यार रिटर्न तो बहुत मैसिव है, लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक म्यूचुअल फंड को अच्छा तभी बोलते हैं जब वो अपने कैटेगरी को बीट कर सके या बेंचमार्क को बीट कर सके। अगर ये बीट नहीं कर पाया है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा फंड आप इसको नहीं कह सकते। लेकिन इसने एक मैसिव रिटर्न दे रखा है, जो कि 21.58% तक का रिटर्न है। अगर आप देखिए ऑल टाइम रिटर्न 11.6 ईयर्स में, जो कि बहुत मैसिव रिटर्न है। इसलिए आप इसको एकदम बुरा फंड भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए बेटर देन गोल्ड या फिर एफडी तो है ही, आपको एक मैसिव रिटर्न दे रखा है। आपको पहले कंपैरिजन भी मैंने बता रखा है। तो ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा फंड है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप कुछ और स्मॉल कैप फंड के म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया आपका, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, उसके बाद आपका कोटक एमर्जी इक्विटी फंड हो गया। तो ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है, जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, ऐसे कई सारे फंड है जो इनसे इससे आपको थोड़ा अच्छा खासा लग सकता है। रिस्क भी थोड़ा कम लेके आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा दिलवा सकता है। लेकिन हाँ, आप अगर मेरे को बोले कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आप एक रिस्की फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप वेट करेंगे 7 से 10 साल तक, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। रिसर्च करें और खुद फंडामेंटल एनालिसिस करें और सब कुछ जानिए, तभी जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। और सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए। मैंने हर एक वीडियो में आपको बता रखा है, अगर आपके पास ज्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तब भी आप अपना पोर्टफोलियो में 40% तक का ही स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप मीडियम रिस्क लेके चलते हैं तो आप 20 से 30% तक का आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेके चलते हैं तो 5 से 10% तक का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना जितना जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा ये नहीं कि आपने पूरा 100% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके करिए। लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया या फिर आपका मिड कैप फंड है, उनको भी इंपॉर्टेंस दीजिए। ये नहीं कि आपने सारा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ डलाता रहता हूँ। थैंक यू।